वो कर रहे हैं। लेकिन आप उसी पार्टी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कभी मिलिए उनसे, बात करिए, बीवी साहब से पूछिए उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखो तो वो तो ये कहते थे डॉक्टर साहब देखो आप पार्टी में हो, मैंने कहा पार्टी मैंने एक छोड़ी है तो दूसरी भी छोड़ दूंगा। और ये वही तो बंदे हैं जो 20 साल लगाते हैं। तो अगर बिल आया है तो ये एनसी की ड्यूटी बनती थी, पावर में है, गवर्नमेंट है हमारी, इनकी ड्यूटी बनती थी कि बिल को रिजेक्ट कर देते। अगर दे एक्सेप्टेड द बिल, इसका मतलब इस पे चर्चा होगी, जब चर्चा होगी तो इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उस टैग से मुझे ह्यूमिलेशन फील होती है। दम घुट रहा है आपका? दम सब घुट रहा है कि मेरी ही कैटेगरी के बंदे वहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, खत्री साहब बैठे हैं, लोचन साहब बैठे हैं, और भी होंगे, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसमें क्या हुआ कि जैसे आजकल चल रहा है यूपी में देख लो, कठुआ देख लो, जहां मर्जी देख लो, और कोई प्रोटेस्ट करता है उसकी पिटाई भी की जाती है, उसको FIR भी लग जाता है उस पर, है ना। गरीब आदमी हो या ऐसी हो एसटी हो, बोल नहीं सकता। एग्जाम्पल देने की आपको कह रहा हूँ, वो 90% लड़कियां हैं। अब लड़कियों की इन्होंने जब पुलिस से लाठीचार्ज हुआ, उन 2-3 की टांगे और बाजू टूट गई। अब पेरेंट्स ने ये बोला कि अगर लड़कियों की टांगे तोड़नी है या बाजू तोड़ने हैं तो उनकी शादी कैसे करेंगे? तो वो लड़कियां वो पीछे होगी और जेंडर की जो स्ट्राइक थी वो बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। अब उनका हुआ क्या, कुछ लड़कियों ने शादी कर ली और वो बेचारी हाउसवाइफ बन गई। कुछ VIP कोटे में से थी, वो उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया, कोई बिजनेस कर रही है, किसी ने जो उससे भी अच्छा पढ़ना की कोशिश की थी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर मिला है, उसने लिखा था डॉक्टर, तो उनको पूछा भाई आप डॉक्टर भी लिख रहे हो, इंस्पेक्टर हो? तो कहते जी मैं डेंटल डॉक्टर हूँ। तो कहीं आज का ये प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे ज़रा गौर से सुनिए। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को टेंशन हो सकती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त हैं, डॉक्टर राजेंद्र थापा, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने कुछ ऐसी सवाल खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं है। हो सकता है इसके बाद सरकार के पास इसका जवाब ना हो। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। थैंक यू सर। थापा साहब, मुझे एक चीज़ बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप गए, आपने ज्वाइन किया, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पर उसी पार्टी पर सवाल उठाने जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखो NC मैं आम आदमी पार्टी में था। आम आदमी पार्टी मैंने छोड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ एक्टिविटीज़ जहाँ आम जो मैं वर्क करना चाहता था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो आम आदमी पार्टी का इतना यहाँ माहौल भी नहीं था काम करने का, तो मैंने NC ज्वाइन की कि ये हमारी रीजनल पार्टी है और यहाँ के हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट बनी है तो ये अच्छे काम करे। तो मैंने ज्वाइन की थी कि कुछ काम करूँगा। मैंने जब ज्वाइन की तो उसी समय मैंने ये बोला था कि मैं एक काम करने वाला लीडर हूँ और एक आम वॉलंटियर की तरह मुझे मत लीजिए, आप मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में विंग दे दीजिए, कोई भी पोस्ट हो, मुझे पोस्ट का नहीं है, ताकि मैं हॉस्पिटल में जाके हेल्थ डिपार्टमेंट की, जहाँ की मैं अभी तक हेल्थ डिपार्टमेंट का पार्टी का हूँ चाहे ना हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट को देखता हूँ। आज भी मैं आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम लेके ही आया हूँ, मगर अभी तक उन्होंने कोई हेल्थ विंग नहीं बनाई। और जो मुझे एक बार पिंच हुआ जब आगा साहब जो है हमारे MP नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर के, तो उन्होंने जब स्टेटमेंट दी कि रिजर्वेशन जो है उस पर टिप्पणी दी तो मुझे बहुत फील हुआ। तो उस पर भी अगर NC हमारी अगर उनको रोकती या उनको पूछती, भाई रिजर्वेशन जो है ये बड़ी मुश्किल से हमने ली हुई है। रिजर्वेशन जो थी 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की थी, वो हमारे JK में शहीद भगत अमरनाथ, जिस पे हमने फिल्म बनाई थी आज से 10 साल पहले, तो उनका स्मारक आपने देखा होगा सेक्रेटरी के सामने है जी।
भगत अमरनाथ जी का, ये उनकी वो शहीद हुए और उनके साथ कुछ हमारे सीनियर वर्कर थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और अपनी फैमिली को, वो बटोत के थे, अपनी फैमिली को छोड़ के वो यहाँ पहले तो उन्होंने भूख हड़ताल पे रहे, फिर उनको बाद में मौन व्रत भी उन्होंने रख दिया। उनकी डेथ हुई थी उस समय जीएमसी हमारा शाला मारा होता था। तो ये काफ़ी हमारे ऐसी कम्युनिटी के लीडर थे उस समय के, भगत छज्जू राम जी, तो ये उसके बाद धीरे धीरे माशा नार सिंह थे, अब उन पे भी हम कुछ काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा दौलत राम भगत थे जो हमारे जेके के पहले एससी कैटेगरी के एडवोकेट बने। तो ऐसे ही ये हमारे बंदों ने ये स्ट्रगल किया उस समय की, जिसकी वजह से कि हमें ये रिजर्वेशन मिली है कि अगर एनसी का अगर कोई एमपी बोलता है तो एनसी की गवर्नमेंट को उनको पूछना चाहिए था। एक झटका लगा, मैं चुप रहा। आप दूसरे झटके में मैं आपके पास क्यों आया हूँ, ये जो वीरी साहब ने, जो एमएलए हैं हमारे एनसी के, उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में जो बिल भेजा असेंबली में, हाँ प्राइवेट बिल भेजा, तो आप भी जानते हो अगर असेंबली में या पार्लियामेंट में कोई भी बिल भेजा जाए, ये जो हमारे गवर्नमेंट, जो रनिंग गवर्नमेंट होती है, जिनके पास पावर होती है, स्पीकर के पास पावर होती है कि आप बिल को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगा, आप शायद जानते हो कि बिल जो है उस पर डिस्कशन जो है होनी है, जिसकी वजह से कल एसटी, एससी और ओबीसी का जो है वो उन्होंने ग्राब किया था। सब एक सवाल है, एक एमएलए उठता है, वो बिल तैयार कर देता है और असेंबली में पेश कर देता है, प्राइवेट बिल बनाता है, फिर सरकार क्या कर रही है? एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि जनगणना करवाइए। जनगणना करवाने में प्रॉब्लम क्या है? यही तो है, ये तो जनगणना अगर हो तो ये जो 8% हमें रिजर्वेशन मिलती है एससी की, मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं, 8% जो रिजर्वेशन मिलती है, हमें 10% से प्लस जाते हैं जो हमें पॉपुलेशन, इसलिए जनगणना नहीं किया कराई जाती। वही हिसाब आप एसटी का ले लो, ओबीसी का ले लो। ओबीसी की अगर जो सेंटर की पॉलिसी है उसमें 27% ओबीसी को मिलना, यहाँ कहाँ पूछा जाता है उनको। ऐसे ही एसटी की अगर आपने रिजर्वेशन 10% दी थी, तो ये जो बिल है वीरी साहब का, इसमें मुझे लगता है कि शायद 7% या कुछ ऐसे वो कर रहे हैं। लेकिन आप उसी पार्टी से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कभी मिलिए उनसे, बात करिए, वीरी साहब से पूछिए उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखो पूछा मैं तो उनको नहीं पूछा, मैंने एक सीनियर एनसी के लीडर जो हैं, एक्स मिनिस्टर हैं एनसी के, उनसे बात की थी, भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो जो कहते हैं ना कि ऐसा जवाब देना कि ना हाँ ना ना, तो वो तो ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब देखो आप पार्टी में हो। मैंने कहा पार्टी मैंने एक छोड़ी है तो दूसरी भी छोड़ दूंगा, और मुझे लगता है कि मुझे अगर ये बिल पे चर्चा होती है 4 को, और रिजल्ट का जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि रिजल्ट क्या निकलना है, क्योंकि यही एनसी कांग्रेस हुकूमत थी जिन्होंने 20 साल लगाए हमारी एससी एसटी को रिजर्वेशन देने में। ये वही तो बंदे हैं जो 20 साल लगाते हैं। तो अगर बिल आया है तो ये एनसी की ड्यूटी बनती थी, पावर में है, गवर्नमेंट है हमारी, इनकी ड्यूटी बनती थी कि बिल को रिजेक्ट कर देते। अगर दे एक्सेप्टेड दी बिल, इसका मतलब इस पे चर्चा होगी। जब चर्चा होगी तो इनकी हिम्मत ही नहीं है कि उस मुझे नहीं लगता कि वो बिल रुक पाएगा। मतलब एक एमएलए पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भारी पड़ रहा है। हाँ, पहले एमपी ने स्टेटमेंट दी, राहुल साहब ने, है तब भी ये नहीं बोले, अब वीरी साहब ने दे दी। लेकिन एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी है, ये पार्टी उनके हकों को सुरक्षित करती रही है, पर ये जो हो रहा है इसे कैसे देख रहे हैं? आप खुद उस पार्टी में हैं। यही तो है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ कि जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं सोशल एक्टिविटीज हूँ, मैं तो एक वो एक्टिविटी करता रहता हूँ, मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ये टैग भी जैसे मैंने वो पहले वाला उतारा है, ये भी उतार दूंगा, क्योंकि इस टैग से मुझे ह्यूमिलेशन फील होती है। दम घुट रहा है आपका, दम सा घुट रहा है कि मेरी ही कैटेगरी के बंदे वहां भी बैठे हैं,
वहाँ भी बैठे हैं, खत्री साहब बैठे हैं, लोचन साहब बैठे हैं, और भी होंगे, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो खामोश क्यों है, पूछा उनसे आप? वही देखो आपने ना, बात की उनको उनसे? बोलना चाहिए। आपने बात की हाँ नहीं, स्टेटमेंट जो है कल परसों की आई थी कुछ, बस वही वो मैंने आपको बोला ना, गोल बोल, ना हाँ ना हाँ वाली। डर किस चीज का है? डर है कि पार्टी छोड़नी पड़ेगी, तो मुझे कोई खतरा नहीं। मतलब इनको खुद इनको है कि पार्टी ना छोड़नी पड़े, पार्टी से हमें हमारा जो टैग जो है वो रहे। इस टैग का करना क्या है, जो आप अपनी कम्युनिटी को नहीं बचा सकते उस पार्टी में रह के, उस टैग को क्या करोगे आप? अपनी कम्युनिटी को, अपने बच्चों को, अपनी बरादरी को, अपनी SC ST OBC को नहीं आप बचा सकते, उस टैग का हम क्या करेंगे? तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि 4 को हो सकता है कि मैं, तो अगर वो बिल खारिज हो गया फिर पार्टी में रहेंगे? फिर रहेंगे। अगर खारिज नहीं हुआ तो? अगर खारिज, देखो ये अब आपको तो नॉलेज है कि होना क्या है इसका। अगर इन्होंने खारिज करना होता तो एक्सेप्ट ही क्यों करते, पहला स्टेप ही ले लेते। पहले स्टेप पे ही तो हो सकता है ना, मुझे कोई बोले पे ये करना है, मुझे पावर है, मैं उसको रिजेक्ट कर सकता हूँ। स्पीकर जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है, भाई ये बिल हम, मतलब इनकी मंशा। तो अगर पहले स्टेप पे ही इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप यू कैन इमेजिन कि अब मुझे तो 50% लग रहा है, हो सकता है 50 से अबव हो। चलिए, ये एक बड़ा मुद्दा पास हो जाए। ये बड़ा मुद्दा है। दूसरे मुद्दे पर आते हैं। आप खुद डॉक्टर हैं और डेंटल डॉक्टर की पोस्टें जो वैकेंट है, जो खाली पड़ी हैं, उन्हें भरने पर आप कभी इंटरव्यू से पहले जो चर्चा हो रही थी, वो पोस्टें कितनी फुलफिल हुई हैं, कितने नए डॉक्टर जो हैं वो भर्ती किए गए हैं, या फिर कितनी पोस्टें खाली हैं इस वक्त? देखो ये तो आपने असेंबली में देख ही लिया कि हमारे मेडिकल ऑफिसर की जितने भी GMC हैं हमारे जम्मू के, कितनी पोस्टें खाली पड़ी है। मैं उसमें डाटा पे आप तो जानते हो, पेपर में आया है 3-4 दिन पहले। मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं, जो पैरा मेडिकल की पोस्टें हैं, जो जिनकी वजह से हमारा मेडिकल कॉलेज सफ़र कर रहा है, हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज सफ़र कर रहे हैं, तो ये इन असेंबली में इन्होंने फिर थोड़ा सा बोला है। मैं जिसके लिए आज आपके पास आया हूँ वो है डेंटल डॉक्टर की प्रॉब्लम। वो तो चलो दूसरे जो डॉक्टर हैं वो तो चलो जेके छोड़ के चले जाएंगे, मगर डेंटल डॉक्टर जो है उनकी जो मेन प्रॉब्लम जो है कि 2008 के बाद PSC नहीं निकली। ये मैंने पेपर में भी दिया, स्टेटमेंट भी काफ़ी बार दे चुका हूँ मैं इसको, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है इसका। कोई बंदा नहीं है जो मुझे इस चीज़ का जवाब दे। कारण क्या है? कारण क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस मसले में सीरियस नहीं है कि डेंटल डॉक्टर को लगाया जाए। मैं साफ बताऊँ, ये देखो मैंने दिया हुआ है, बहुत लंबा लिखा हुआ है मैंने, ये स्टेट टाइम में है जी। तो ये मैंने पूरा इसमें मेंशन किया हुआ क्या था। ये कोरोना के ख़त्म होते ही, बीच बीच में डॉक्टर करते रहे स्ट्राइकिंग, कोरोना के ख़त्म होते ही, ये मुझे लगता है 2021 की बात होगी, तो मैंने जो डेंटल डॉक्टर का जो ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो मैंने उसमें पार्ट लिया, उनको सपोर्ट किया। उसमें क्या हुआ कि जैसे आजकल चल रहा है, यूपी में देख लो, कठुआ देख लो, जहाँ मर्जी देख लो, और कोई प्रोटेस्ट करता है उसकी पिटाई भी की जाती है, उसको FIR भी लग जाता है उस पर, है ना। गरीब आदमी हो या SC हो ST हो, बोल नहीं सकता। एग्जाम्पल देने की मैं आपको बता ही दिया। तो ये डेंटल डॉक्टर में क्या है कि जो आज तक कोई MLA नहीं बोला, कोई MLC नहीं बोला, कोई हमारा मिनिस्टर नहीं बोला, जानते शायद सभी हैं कि 2008 के बाद डेंटल डॉक्टर की PSC में पोस्टें इन्होंने नहीं भेजी। अब डेंटल डॉक्टर जो हैं 95%, जहाँ तक मेरा एस्टिमेट या मेरा रिकॉर्ड कहता है, आपने भी प्रोटेस्ट में गए थे, आपको लड़कियों के बिना कोई दिखता था? आप जानते हो ना जी। ये एक बार मैंने पुल भी जो ब्लॉक किया, आप भी मीडिया के बंदे हो, आप गए थे, उसमें कोई लड़का दिखा आपको? नहीं। तो वो उसमें जो है 95% मैं कह रहा हूँ, वो 90% लड़कियां हैं। अब लड़कियों की इन्होंने जब पुलिस से लाठीचार्ज हुआ, उन 2-3 की टांगे और बाजू टूट गई।
अब पेरेंट्स ने ये बोला कि अगर लड़कियों की टांगे तोड़नी है या बाजू तोड़ने हैं तो उनकी शादी कैसे करेंगे, तो वो लड़कियां वो पीछे होगी और डेंटल की जो स्ट्राइक थी वो बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। अब उनका हुआ क्या, कुछ लड़कियों ने शादी कर ली और वो बेचारी हाउसवाइफ बन गई। कुछ वीआईपी कोटे में से थी, वो उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। कोई बिजनेस कर रही है, किसी ने जो उससे भी अच्छा पढ़ना की कोशिश की थी। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंस्पेक्टर मिला है, उसने लिखा था डॉक्टर, तो उनको पूछा भाई आप डॉक्टर भी लिख रहे हो, इंस्पेक्टर हो? तो कहते जी मैं डेंटल डॉक्टर हूँ। तो कहीं वो, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर ये जेके बैंक में चले जाओ तो आपको 70% जो है इंजीनियर मिलेंगे। अब ये लड़कियां वहां भी ना रजिस्टर हो सकती, क्योंकि ये कहती हैं इन्होंने मैथ नहीं किया हुआ। इंजीनियर जो है, इंजीनियर कैसे है, वो बचे हैं हमारे जेके में, क्योंकि इंजीनियर जो है वो बैंकों में क्लर्क लगे हैं। ओके, मतलब जिसने 70% आप कभी भी वेरिफिकेशन कर लीजिए, जिसने इंजीनियरिंग की है वो बैंकों में क्लर्क लगे हैं। जिसने डेंटल डॉक्टर का कोर्स किया है या पढ़ाई की वो है, जहाँ पुलिस में चले गए, जहाँ हाउस वाइफ बन गई लड़कियां, जहाँ जिन्होंने किसी ने कोई और स्टडी कर ली, प्रोफेशन चेंज करना पड़ा है। ऐसे ही बेरोजगार, मतलब जो वो बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तैयारी की, जिसके लिए 5 साल डॉक्टरी की और 1 साल इंटर्नशिप, 6 साल लगाए और टैग लग गया पे मैं डॉक्टर हूं BDS, मगर नौकरी नहीं मिली। ना ही गवर्नमेंट ने 2008 के बाद इनकी कोई सुध ली पाई, आप जिंदा हो मर गई हो, कहाँ हो पाई ये डॉक्टर। और जिस एनसी के लीडर के पास मैं ये रिक्वेस्ट करने गया था कि असेंबली में हो, कहता मेरा भी बच्चा है BDS डॉक्टर है और मेरे मकान का वो उसने दरवाजा बुला कर रखा है। अच्छा, मैं इसकी अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैंने कहा इसकी नौकरी लगवाओ ताकि आपकी भी बात सुने। ये दरवाजा जो आपका मतलब प्रोटेस्ट बंद, घर में भी प्रोटेस्ट है। वही हालत काफी बंदों की है इधर। डेंटल डॉक्टर जान तो अच्छा, NH में आप देखो, एक चीज होती है गवर्नमेंट एडजस्ट करे, दूसरा हमारे जेके में सर कोई क्लिनिक नहीं है, कोई प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसे नर्सिंग होम नहीं है जहां डेंटल डॉक्टर को लगाया जा सके। आयुर्वेदिक डॉक्टर अभी देख लो, BN में चले जाओ, आगे पीछे नर्सिंग होम में चलो, आयुर्वेदिक डॉक्टर 10,000 रुपये लगे हुए। 10,000 तो कितना खर्चा कितना आ जाता है वो पढ़ाई खर्चा? जब पढ़ाई का खर्चा हो तो वो तो लाखों में आता है। तो फिर मगर करे क्या लड़कियां घर बैठ के? 700 रुपया दिहाड़ीदार दिहाड़ी लेता है मजदूर। हाँ देखो, 10,000 पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, ये हालात हैं सर। ये हालत है। मैं कहता हूं, मैं अपना बताता हूं, मैं किसी को क्या पूछना, आपको वेरिफिकेशन की जरूरत है। मैं 12,000 रुपये, 10,000 12,000 रुपये काम करके आया इधर रामा कृष्णा में। अच्छा, मैंने पैसे लिए काम नहीं किया, मगर ये है कि मुझे तो पेंशन मिलती है लाख रुपया। जो बेचारा MBBS डॉक्टर होगा नया नया, उसको 12,000 रुपया या 10,000 रुपया देंगे ये डॉक्टर को, वो बच्चे पालेगा, शादी करेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करेगा, या माँ बाप की क्या करेगा वो? फिर सरकार की पॉलिसी आखिर है क्या साहब? सरकार देखो ना, ये तो सेंटर से ही है ना। सेंटर ने हमारे जेके की हालत खराब की हुई है ना। उस वजह से लोगों ने हमें NC को वोट दिया था कि ये करे, मगर ये मैंने पहले भी स्टेटमेंट दी थी, जब तक यूटी से हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगी, हमारे चीफ मिनिस्टर की हालत वही है जो आपने दिल्ली में हमारे केजरीवाल की थी, वही हालात रहेंगे इनके। लॉ ऑर्डर LG साहब के पास, प्लानिंग जितनी फाइनेंस की LG साहब के पास, जितने प्रोजेक्ट जम्मू के बाहर क्यों लोग ले रहे हैं, पावर LG साहब। फिर चीफ मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? चीफ मिनिस्टर साहब देखो ना, उन्होंने पब्लिक ने तो उनको भेजा भाई आप करिए, मगर ये मेन कंट्रोल जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, जितने भी प्रोजेक्ट सेंटर ने देने हैं वो सारे जो हैं वो इनके पास हैं। अब ये मजबूरी हमारे CM साहब की, क्यों अब ये इन्होंने डिस्कशन तो कर दी, लागू कैसे करेंगे? यही आप देखो ना, हमने बोला कि बिजली इतने देंगे, हमें ये मीटर उखाड़ देंगे। अब हमारे CM साहब खुद ही कहते हैं कि मीटर लगाओ, कम से कम में जो कोटा AAY का है उसको देख सकते। मतलब सब ये वादे जो थे वो बदल गए, तकरीर मजबूरी है ना, क्या करें, पावर ही नहीं है।
आप किसी की ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये तो वो पहले भी जानते थे कि ये हालात है। जानते थे वो देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुर्सी पर बैठना चाहते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की थी कि अगर गवर्नमेंट बनी, अब प्रॉब्लम सर वो सुप्रीम कोर्ट से ही हुई है। गलती क्या हुई है कि उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे आप इलेक्शन कराओ, वो इन्होंने इनकी मजबूरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शन करवाना, मगर उस ऑर्डर में ये नहीं लिखा था कि स्टेटहुड कब देनी है आपने, 10 साल देनी है, 20 साल लेनी है, जो 50 साल के बाद देनी है, जब हिंदुस्तान की हालत ही बिल्कुल खराब हो जाएगी। मतलब जैसे 370 को टूटने में या खत्म करने में टाइम लगा, इसी तरीके से स्टेटहुड लेने में समय लगेगा। हाँ, जब तोड़ने में 370 तोड़ने में इतना टाइम लगा, 35 मतलब स्टेटहुड लेने में 40-50 साल लग सकते हैं। मैंने पहले भी सर ये स्टेटमेंट दी हुई है, इस पे एक शर्त है, मैं थ्रू मीडिया मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूं, इसमें शर्त क्या है कि स्टेटहुड दूसरे दिन ही मिल जानी थी। शर्त ये है कि बोलता कोई नहीं ओपनली, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है कि जो हमारे 28 एमएलए बीजेपी के जीते हैं उनकी कंबाइंड गवर्नमेंट बने, दूसरे दिन देखो स्टेटहुड वापस मिल जाएगी और सारी पावरें मिल जाएंगी। तो फिर बना लेते ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लेती कंबाइन इनके। यही चीज है जिसकी वजह से मैं अभी तक चुप हूं कि एनसी के पास, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कुछ इतना तो है। 3 महीने 4 महीने लगे थे हमारे महबूबा मैडम जी को सोचते हैं कि करें क्या, गवर्नमेंट कैसे बनाए, और आज जो पीडीपी की हालत है वही गलती है। 3-4 महीने वेट किया कि गवर्नमेंट बीजेपी के साथ नहीं बनाते हैं, जब बना दी तो आज पीडीपी की हालत देखो, 90 में से 3 एमएलए हैं। लेकिन एक चीज सोचिए ना, सफर तो पब्लिक कर रही है, नुकसान तो लोगों को हो रहा है। पार्टियों को अपना अपना है, पब्लिक जहां मर्जी जाए। देखो ना, वो तो देखो बेरोजगारी पे, अब ये डेली वेजर आप देखो पीएचई की, ये श्यामलाल शर्मा कहता है कि इनके बारे में सोचो। वो भाई साहब, फाइल तो आपके पास गई थी, आपने अप्रूव क्यों नहीं की? उसमें जब बीजेपी की और पीडीपी की गवर्नमेंट पे थे, आप मिनिस्टर थे, आप पीएचई डिपार्टमेंट के थे शायद, जब आपके पास फाइल गई आपने उसको ओके क्यों नहीं किया? उस समय तो फुल पावर थी आपके पास, पावर अब भी फुल आ सकती है। हाथ मिलाने का है, हाथ मिलाओ और मौज करो, वो हाथ मिलाने तक है। अभी भी मैं नहीं जानता फ्यूचर क्या होने वाला है। जिस दिन हाथ मिल गया उस दिन स्टेटहुड भी मिल जाएगी और सब कुछ मिल जाएगा। तब तक बेरोजगारी है, डेंटल डॉक्टर की भी हालत खराब है, सारे डॉक्टरों की हालत खराब है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों की बुरे हालत। बिजली का देखो, गर्मी है तो कितने गरीब लोगों के कनेक्शन काट दिए इन्होंने। फ्री बिजली देना तो दूर रही, उनके पिछले बिल जो एलजी साहब ने बोला था ना कि हम माफ कर देंगे, वो भी लिए उन लोगों वो कौन सी सदी में करेंगे? वो ले लिए लोगों से जनाब, अब लिए नहीं। तो फिर स्टेट जो चला रहे थे हमारे एलजी साहब, ये 10 साल इन्होंने किया क्या बिजली के बारे में? सिर्फ बेची। उन्होंने तो किया, उमर साहब ने क्या किया? उमर साहब देखो ना, उमर साहब तो भी आए हैं। मतलब ये भी टाइम लेंगे। ये हो सकता है कितना टाइम लगे, वो तो खुद तो आपने स्टेटमेंट देखी होगी हमारे तो मैं अभी भी आए हैं, हम 3-4 महीने हुए आए हैं, अभी 5 साल पड़े हैं। तो उस दिन तो कहते थे जब इलेक्शन, तो मगर मैं वेट करने वाला नहीं हूँ 5 साल सर। मैंने सिर्फ 4 अप्रैल को अगर ये बिल इंट्रोड्यूस होना भी ये एक पहला स्टेप था मेरी नाराजगी का कि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था SC ST OBC का बिल। अगर ये अब इस पे गड़बड़ हो गई तो उसी समय आपके पास आके रिजाइन कर देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वैसे भी जो मैं सोशल इतना मशहूर हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी के टैग की। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए डॉक्टर साहब।